अपना चैनल रिक एकेडमी में दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि ये एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 12th हिस्ट्री किताब के भाग 2 है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, ये आप जो कॉलम देख रहे हैं इधर साइड का, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ दोस्तों। ये BC को अब BCE किताब में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, AD को CE। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। और एक BP हो गया जो वर्तमान से पहले इस तरह से लिखा हुआ किताब में एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व स्तर पर अब BCE CE और वर्तमान से पहले इस तरह का शब्द अब इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक में भी कहीं कहीं इस तरह का शब्दावली हो सकता है यूज करें। तो बिफोर क्राइस्ट और BCE का मतलब हो गया आपका बिफोर कॉमन एरा, वहीं एनो डोमिनी, और CE का मतलब कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट हो गया दोस्तों BP, और ये इसका जो यूज़ होगा वो वर्तमान से पहले इस तरह से इस क्रम में यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको इस चित्र में कुछ बतला देना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो उत्तर की ओर ये जो मांडा देख रहे हैं वो उत्तर की ओर में मांडा जो कश्मीर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का वहाँ एविडेंस जो साक्ष्य है उसका जो विस्तार है वो मांडा तक यानी कश्मीर तक है। और वहीं सुदकांगेडोर जो पश्चिमी भाग में पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। ठीक है, और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका आलमगीरपुर जो यूपी में है। ठीक है, और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से है आप और इससे याद कर लीजिएगा, इस तरह का आप चित्रण कर लीजिएगा कॉपी में ताकि याद करने में सहज हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे इसको रट लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या है कि इस अगर देखा जाए जो मानसरोवर से सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत से, वो कश्मीर होते हुए कराची से पाकिस्तान की ओर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और सिंधु नदी की आप जो सहायक नदियां हैं उसे भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक सतलज नदी है। अगर हम लोग दक्षिण से बात करें तो दक्षिण में सतलज नदी, फिर सतलज के बाद आपका एक व्यास नदी है जो यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है, व्यास नदी, और फिर उसके बाद रावी नदी, फिर चेनाब और झेलम। अगर एग्जाम में इस तरह से भी दे दिया जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम सजाएं दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपको याद रखना है कि पहला जो हो गया आपका, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंधु नदी है ये, जैसे कि ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के उत्तर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उत्तर से पहला नंबर में आएगा आपका झेलम, उसके बाद नंबर 1 में हो गया झेलम, उसके बाद हो गया चिनाब, उसके बाद हो गया रावी, फिर व्यास हो जाएगा, उसके बाद फिर सतलज। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस तरह से नदियों का दिया जा सकता है एग्जाम में भी सजाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। ठीक है, चान्होदड़ो ये भी पाकिस्तान के एरिया में पड़ जाता है, कालीबंगन जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, बनावली हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आरंभ की बात करते हैं दोस्तों। आरंभ में यानी हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। तो इसका मतलब दोस्तों कि हड़प्पा जो है यही पहला और अंतिम नहीं था, क्योंकि इसके बीच के दरमियान में भी कई संस्कृतियाँ वास्तविक रूप से उभरी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जिस प्रकार से हड़प्पा का आधुनिकता और उसका जो आधुनिक विकास हुआ वो अन्य संस्कृतियों के मामले में काफ़ी विकसित हड़प्पा जो संस्कृति था वो बना हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए संस्कृतियाँ जो थी वो उनका जो विशिष्ट अगर देखा जाए तो उसका योगदान क्या होता है कि हम लोग किस तरह से पकड़ पाएंगे कि वहाँ किस प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद थी किसी भी सभ्यता में। तो जो एविडेंस के रूप में यानी जो साक्ष्य के रूप में हमें वहाँ की जो कृषि है, कृषि पद्धति, उनका जो पशुपालन है, किस तरह के जानवर को पालते थे, और शिल्पकार किस तरह का जो शिल्प जो कलाएँ थी वो जो उस समय मौजूद थे, तो वो एक साक्ष्य के रूप में मिले हैं। ठीक है, जो उनकी संस्कृतियों को उभारता है। ओके, नेक्स्ट है कि बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। और कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच जो था वो क्रम भंग था। तो फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात यह थी
कि बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ थी जो काफ़ी आमतौर पर छोटी हुआ करती थी, ठीक है, और बहुत सारी जो बस्तियाँ थी वो काफ़ी, उनकी जो संरचना थी वो बहुत ही बड़ी थी, ठीक है, बड़े पैमाने बड़े आकार की थी। और कुछ स्थल पर जो थी वो कहीं मतलब कुछ स्थल जो है सो एविडेंस के रूप में जब खोज हो रहा था, साक्ष्य की जब खोज की जा रही थी, तो कई इलाके ऐसे थे जो जले हुए मिले और इनका संकेत मिला। हो सकता है कि उस इलाके को लोगों ने त्याग दिया होगा। तो त्यागने का रीज़न क्या हुआ होगा? तो त्यागने का रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कृषि जो होगी एक सही तरीके से होना जो है, लोगों ने वहाँ बंद कर दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर उपज सही से नहीं हो रहा होगा, पशुपालन के लिए दिक्कत हो रहा होगा, पानी के लिए दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए हो सकता है वैसे इलाकों को लोग छोड़ दिए होंगे, त्याग दिए होंगे उस स्थल को, ठीक है। तो या फिर कहीं या फिर एक होता है कि आग लग गया, तो वो बस्ती पूरा जलकर ख़त्म हो गया, तो वैसे इलाकों में फिर उन लोगों ने रहना छोड़ दिया, फिर दूसरे इलाके चले गए। तो इस तरह की जो संस्कृतियाँ हैं वो भी मौजूद मिली है। तो आरंभिक हड़प्पा जो था और हड़प्पा सभ्यता का जो बीच था, यानी उस समय का जो समय काल था, वो थोड़ा सा मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। वही चीज़ लिख रहा है कि क्रम भंग था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब निर्वाह के तरीके देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से लोग जीवन निर्वाह करते थे। तो देखिए, जैसा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, और इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं और समान थे। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, और संस्कृति में कई ऐसे तत्व भी जो थे, वो निर्वाह के जो तरीके थे वो लगभग समान थे। यानी हड़प्पा संस्कृति के पहले का जो संस्कृति था वो, ठीक है, और उससे और हड़प्पा संस्कृति की तुलना की जा रही है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे कई प्रकार के पेड़ पौधे से अपना क्या करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। पेड़ पौधे से, देखिए, पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट नोट कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पेड़ पौधे से अपना उत्पाद के लिए अपना भोजन प्राप्त करते थे, जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, और मछली भी उनका आहार हुआ करता था, ठीक है। और जले अनाज के दानों, बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। तो देखिए साफ साफ है कि पुरातत्वविद जो थे, उन लोगों ने आसानी से अनाज के दानों को जिस तरह से उन्हें मिला, प्राप्त हुआ, और बीज की जो खोज हुई पुरातत्वविदों के द्वारा, तो ये जो बहुत बड़ी जानकारी हासिल हुई है, और इस हासिल से उन्हें पता चला कि लोग जो थे वो अनाज भी यूज करते थे अपने आहार के रूप में, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, या फिर चावल हो गया, इस तरह का, ठीक है, और बीज भी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे लिखा हुआ है कि इनका अध्ययन जो है वो पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन करता होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है कि जो प्राचीन वनस्पति के जो अध्ययन, जो पढ़ाई करते हैं, जो उनके बारे में जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो पूरा वनस्पतिज्ञ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, चना, ठीक है, सफ़ेद चना और तिल शामिल है, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। हड़प्पा स्थलों से ये सारे अनाज जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ, बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। तो दोस्तों चावल के दाने भी पाए गए, यानी चावल भी उस हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। और चावल का अगर पूछा जाए, अगर पूछ देगा कि चावल कहाँ कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, चावल जो है वो आपका लोथल में इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम लोथल में इसका क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लोथल हो गया और रंगपुर हो गया। लोथल और रंगपुर में जो है सो चावल मिले हैं, लेकिन अगर साक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम लोथल से साक्ष्य मिला है चावल का। रंगपुर में भी चावल के दाने पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में, देखिए जानवर का हड्डियों में, मतलब एग्जाम में इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि हड़प्पा स्थल से कौन से निम्न में से कौन से जानवर पाए गए, ठीक है, पालतू पशु में, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि जानवर की जो हड्डियाँ मिली हैं वो भेड़ की मिली हैं, बकरी के मिले हैं, भैंस के मिले हैं, सुअर की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग इतना दूर अपना जो जानवर का नाम दिया हुआ है उस सारा जानवर को नोट डाउन कर लीजिए। अब जंगली प्रजातियों जैसे वरा सुअर, ठीक है, इसको याद रखिए, जंगली सुअर को वरा कहते हैं। और वही हिरन, घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं, ठीक है, ये जंगली जानवरों में है। तो हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो पुरातत्वविद जो लोग हैं, उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हड़प्पा निवासी जो थे वो स्वयं जानवरों का शिकार करते थे, यानी जानवरों को मार करके उनका अपने भोजन
के रूप में, आहार के रूप में उन्हें लेते थे, या फिर कोई अन्य जो शिकारी हुआ करता था, जैसे कोई जानवर हो गया उसको शिकार किया, या फिर कोई एक आकेटक समुदाय हो गया, तो वो लोग शिकार करके वो जो मांस जो प्राप्त होता था, तो उसका जो वो लोग यूज़ करता था खाने पीने का या फिर अपने आहार के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका साक्ष्य जो है वो सही तरीक़ा से अभी नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हुई हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उनका मछली हो गया या फिर बहुत सारे पक्षियों को वो लोग अपने आहार में, ठीक है, में रखते होंगे, या फिर पालतू पक्षियों के रूप में उनको अपने पास रखते होंगे। ठीक है, पालते भी होंगे, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को बनाऊंगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा ताकि आप भी आराम से पढ़ सकें, देखने में आपको ये वीडियो बोर ना लगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।